इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। दुनिया में भांत भांत की हजारों बीमारियां पाई जाती हैं। इनमें वबाई अमराज भी होते हैं जो एक से दूसरे को लगते हैं और देखते ही देखते सैकड़ों हजारों इंसानों को लुकमा अजल बना देते हैं। इन वबाओं और बीमारियों से कोई दहशत ज़दा नहीं होता, वो दूसरों को लगती हैं और कभी कभी उड़ कर लगती हैं, मगर इनसे कोई दहशत ज़दा नहीं होता। लोग एक दूसरे की मिजाज पुरसी और आयादत के लिए जाते हैं, मरीज के पास उठते बैठते हैं और इत्मीनान से लौट आते हैं। मौत इससे कतई बरक्स है, वो छूत की कोई बीमारी नहीं है जो मर्दों को छूने और नहलाने या मैयत को कंधा देने वालों को लग जाए। लेकिन यह अटल जरूर है, हर वो जी रूह जो पैदा हुआ है और जिंदा है, इसे एक ना एक दिन और आखिरकार मरना है। कोई 1.5 दिन में जिंदगी का ये सफर तय कर लेता है, कोई 150 बरस भी जीता रहता है, मगर जिंदगी की इस आखिरी मोड़ से सभी घबराते हैं। मौत का जिक्र आए तो इसके हाथ पैर फूल जाते हैं, पेशानियां अर्क आलूद हो जाती हैं, जी घबराने लगता है। मौत का जिक्र हो रहा हो तो हर सुनने वाले की दिली आरजू होती है कि मौजू जल्द से जल्द बदल दिया जाए। मौत से किसको रस्तगारी है, ये रोग हर नफ्स को अपने चुंगल में लेता है और निकल जाता है, मगर फिर भी मोहन हाउस में जमा होने वाले अपने कमजोर अकायद के बिना पर मौत से खौफजदा थे। मुझे यकीन था कि वहां ताज़ियत और आखिरी रसूम में शिरकत के लिए आने वालों में हिंदुओं की कसरत होगी, मगर इनमें मुसलमान, ईसाई और दूसरे अकीदों के लोग भी शामिल रहे होंगे। मारुति की खुदकुशी ने इन सब में खौफ हिराज फैला दिया था। शायद इस वक्त तक इनमें से किसी को भनक भी ना मिली हो कि मारुति ने खुदकुशी की थी। इनके लिए यही खौफ काफी था कि सोग और मैयत के घर में एक और मौत वाक़ हो गई थी। मारुति जैसी और जो कुछ भी रही हो वो रवि से मोहब्बत जरूर करती थी। शायद वह वफा के मफहूम से आशना नहीं थी, इसलिए जगदीश को जलाने की खातिर रवि से बेवफाई की मुर्तकिब हुई थी। उस जैसी आजाद ख्याल औरतों के लिए वो सब शायद ऐसा ही था जैसे शिकमपुरी के लिए खाना खा लेना। जी चाहा तो घर में खा लिया, तबीयत माइल ना हुई तो किसी भी अच्छे होटल में पेट भर लिया, जुर्म और नदामत के किसी काबिल जिक्र एहसास के बगैर। मेरे लिए इसका अंजाम बहुत सबक आमूज था। वो वाज़े तौर पर मकाफात अमल का शिकार हुई थी। भैया जी की झूठी अना और पिंदार को खाक में मिलाने के लिए उसने खुद को लुटा दिया था और फिर अपने इस कारनामे की तफसील सुनाकर जगदीश के दिलो दिमाग पर नश्तर जनी की थी। इसे चिरके लगाकर इतना मुश्तिल किया था कि आखिरकार उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था। जगदीश की खुदकुशी की पूरी जिम्मेदारी मारुति के सर थी। उसने जगदीश को खुदकुशी करने पर मजबूर किया और आखिरकार खुद भी खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा करने पर मजबूर हो गई। इसने जिस गड्ढे में जगदीश को धकेला था खुद भी मुंह के बल उसी में जा गिरी थी। वो ऐसे मजहब और मुआशरे से ताल्लुक रखती थी जिसमें बेवा होने वाली औरत को मनहूस तसव्वुर किया जाता है। ऐसी औरत को जिंदा सलामत हालत में अपने शौहर की चिता में जलाकर राख करने को मुद्दतों सती की कभी मजहबी रस्म का दर्जा हासिल रहा। वक्त के साथ सती की रस्म मादूम हो गई, मगर बेवा औरत को मनहूस करार देने का तसव्वुर बदस्तूर रासिक था। मारुति इस एतबार से खुश नसीब थी कि उसने बेवगी के लंबे दिन नहीं गुजारे थे। वो बरसों की सुहागन थी, बस चंद घंटों के लिए बेवा हुई और फिर मर गई। अपने शौहर की अर्थी उठाए जाने से पहले उसने अपनी जान दे दी थी। अब गालिब इम्कान यही था कि दोनों की अर्थियां साथ उठाई जाती, दोनों की चिता साथ तैयार की जाती और दोनों की राख एक साथ समेटी जाती। शौहर के साथ सती न होने के बावजूद मारुति ने अपने रवि की मौत पर जान देकर नए अहद की एक तारीख रकम की थी जिसे कोई भी वाकफे हाल नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तुम काली जुबान हो, सुल्तान शाह अफसुर्दा लहजे में वीरा से कह रहा था, जो कहती हो जाता है। मैं तुम्हारी तरह खुश फहम नहीं हूँ, खाकाए की रोशनी में अपनी राय कायम करती हूँ फिर इस पर जम जाती हूँ। वीरा ने सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर बखेरते हुए कहा। मैं खामोश रहती तब भी मारुति का अंजाम यही होना था, फिर तो तुम्हारा अंजाम भी बखैर नजर नहीं आता। तुम्हारे हाथ ना जाने किस किस के खून से रंगे हुए हैं। उसने अपने चेहरे पर आया हुआ धुआं दोनों हाथों से हटाते हुए बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। वीरा ने हल्का सा कहका लगाया। हम सब ने बहुत से लोगों को ठिकाने लगाया है। हद तो यह है कि गजाला ने भी इंग्लैंड में इंसानी खून की खूब होली खेली थी। यह डैनी के लिए एक छलावा बन गई थी। इसको पहुंचने से पहले सब कुछ बर्बाद करके कहीं और निकल जाती थी। इतनी बात कहकर वो यकायक संजीदा हो गई और बात जारी रखते हुए बोली, मेरी जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा मुजरिमों में गुजरा, मगर इंसान के खून की हुर्मत से कभी बेखबर नहीं रही। मुझे याद नहीं कि कभी कोई बेगुनाह मेरे हाथों मारा गया हो। शी के फैसलों से सरकशी और सरताबी करने वाले खूनी बदमाश होते थे और वो मारे जाते थे। बाद की बात है तुम्हारे सामने है। हमारे हाथों मारे जाने वालों में से कोई भी जगदीश मोहन जैसा बेगुनाह नहीं था, इसीलिए हम पनप रहे हैं। ये खून नाहक होता है जो अपना रंग दिखाता है और सर चढ़ कर बोलता है। जगदीश इतना मासूम नहीं था कि तुम उसे एक मिसाल बना लो।
सुल्तान शाह आसानी से हथियार डालने वालों में से नहीं था। वो कह रहा था, तुम ये बात भूल रही हो कि बाज औकात जुबान का जख्म तलवार के घाव से ज्यादा गहरा होता है। मारुति ना जाने कब से उसके तंज और ताने सह रही थी, उसकी दुश्मनाम तराजियां बर्दाश्त कर रही थी। मारुति ने उसके सीने में खंजर नहीं भोंका था, उसकी बदजुबानी और बदकलामी का अपनी जुबान से जवाब दिया था। वो औरत इतनी मजबूत थी कि उम्र भर जुल्म सहती रही। जगदीश इतना बोधा निकला कि मारुति का एक वार न सह सका, बुजदिली से खुद को गोली मार ली। मैं मोहर बलब बैठा रहा। बेहतर यही था कि वो दोनों आपस में निमटते रहे। मैं बोलता तो बात बहुत ज्यादा उलझ सकती थी। वीरा को कुछ शुबहात जरूर थे, मगर इन दोनों में से किसी को यकीनी तौर पर यह मालूम नहीं था कि मारुति ने जब भैया जी के सामने जुबान खोली तो उसे खोखले इल्फाज की मार नहीं दी थी। मारुति का अमल और बेवफाई का एक सफाकाना तजर्बा इन अल्फाज की पुष्पनाही कर रहा था। मारुति का वाकया कुछ ऐसा अजीब और दिल दोस्त था कि इसके बारे में खबर सुनते ही हम सब जोगिंदरपाल के ताजा वाक़े को यकसर फरामोश कर बैठे थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे हमने इस शाम कुछ भी ना किया हो, बस बैठे मारुति की मौत की खबर का इंतजार करते रहे हो। वो तसलसल इस वक्त टूटा जब फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से जलाल बोल रहा था। ओहो जलाल, तुम कहाँ गायब हो? मैंने उसकी आवाज सुनते ही खुश दिली से कहा, इस वक्त मैं तुम्हारे बारे ही में सोच रहा था। क्या कोई खास बात थी? मेरे कानों में उसकी संजीदा और मुतजस्सिस आवाज आई। कोई खास बात नहीं थी, बस तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था, मगर मैंने खास वजह से फोन किया है। कराची में अचानक लाशों की बरसात क्यों शुरू हो गई है? जराइम पेशा अनासर की सरगर्मियां जोर पकड़ जाएं तो ऐसा होता रहता है। गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा। उसकी आवाज तफक्कुर अमेज थी। शहर में अमनो अमा के हालात बहुत बेहतर हैं। कोई ग्रुप किसी के खिलाफ महाजारा नहीं है। एक मखसूस हल्के के लोग मारे जा रहे हैं। मैं इन कड़ियों को यकजा करने से कासिर हूं। तुम किन लोगों के हवाले से बात कर रहे हो? मैं नरमी से पूछा। कृष्ण कुमार, हरिचंद और मेजर बख्शी तक सब ठीक था। तुमसे जगदीश मोहन की खुदकुशी के बारे में बात हुई थी, मगर कल रात उसके भाई रवि मोहन की लाश मिली है। उसकी आवाज में शिकवा पनाह था, जैसे उसे हम पर कोई शुबा हो। मैंने उसकी बात काट दी। मखसूस हल्के से अगर तुम्हारी मुराद ये है कि जगदीश के बाद रवि भी मारा गया, तो यकीन रखो कि इन मामलात में हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं। तुम्हें मालूम है कि जगदीश की खुदकुशी उसका घरेलू मामला था। रवि को जोगिंदरपाल ने मरवाया है। इस बार जलाल ने मुसरबाना अंदाज में कता कलामी करते हुए कहा, ये तुम कैसे कह रहे हो? इस वक्त मैं जोगिंदर के बारे ही में बात करना चाह रहा था। तुम उस तक कैसे पहुंच गए? शहर में ये सब क्या हो रहा है? पहले तुम्हें यह बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हमें तुम्हारी सरकारी दुश्वारियों का पूरा पूरा एहसास है। हम किसी नागुज़ीर मजबूरी के बगैर किसी हिसास मामले में हाथ नहीं डालते। क्या तुम्हें जोगिंदरपाल के अंजाम के बारे में इतला मिल चुकी है? डैनी, मैं ये सब जानता हूँ। मुझे तुम लोगों पर पूरा एतमाद है, लेकिन मैं बहुत से लोगों को जवाबदेह हूँ। बख्शी और जोगिंदरपाल पर से पर्दा रहकर काम करने वाले लोग थे। इनके बारे में हमारे पास इतलात थी, कोई सबूत नहीं था। निगरानी की कोशिशें भी बराबर साबित नहीं हो सकी थी। अब अचानक खबर मिली है कि उसे उसके घर में बम फेंक कर उड़ा दिया गया। ये इतला इंडियन हाई कमीशन के एहतजाज से मिली है। उसने फॉरेन सेक्रेटरी को फोन किया था। मैंने अपनी रिस्टवाच पर निगाह डाली और हैरत से कहा, यह वाकया 6 चंद मिनट पर रूनुमा हुआ था। अभी 7 भी नहीं बजे और इस्लामाबाद में बैठे हुए हाई कमीशन ने एहतजाज दाग दिया। क्या इनकी यह कारकर्दगी हैरान कुन नहीं है? कभी नहीं। जलाल की आवाज पुरयकीन थी। हर सफारत खाने का अपना सिक्योरिटी नेटवर्क होता है। अहम ओहदेदारों की हिफाजत के लिए दिन रात उनकी निगरानी कराई जाती है। हो सकता है कि जोगिंदरपाल की देखभाल करने वाले मुहाफिज ने धमाका होते ही अपने बड़ों को खबर पहुंचाती हो। मुझे इस पर जरा भी हैरत नहीं है। तशवीश ये है कि अब हम क्या लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार करें। चंद रोज पहले इस्लामाबाद में बम का एक धमाका हुआ था। कई आदमी मारे गए थे। हमने क्या कर लिया? इत्तेफाक है कि इस बार जोगिंदरपाल एक धमाके का निशाना बना है। इस पर हम हमदर्दी और अफसोस के इजहार के सिवा क्या कर सकते हैं? दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में बहुत फर्क होता है डैनी। जोगिंदरपाल के घर को ताकर निशाना बनाया गया है। तुम्हारे लबो लहजे से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम इस बारे में और कुछ भी जानते हो। मुझे बताओ कि यह सब कैसे हुआ? इस जैसा मोहतात आदमी किसकी नजरों में आ गया था? यह मेजर बख्शी वाले वाक़े का तसलसल है। जोगिंदर को रवि का पता चल गया कि रवि शहर के किस अस्पताल में छुपा हुआ है। उसने किराए के 2 आदमियों को वहां भेजा और उन्होंने मेरे नाम का धोखा देकर रवि को अगवा कर लिया। उसे मारने के बाद वो दोनों उसी अस्पताल से वापसी पर मुझे घेरने में कामयाब हो गए। मैं कल शाम मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा हूं। वह मुझे शहर से दूर एक वीराने में ले गए थे और मुझे मार देने लांडी से आगे एक वीरान और गैर आबाद इलाके से दरिंदों की नोची हुई 2 लाशें मिली हैं। क्या वो भी इसी सिलसिले की कड़ियां थी? उसने तायुर ज़दा आवाज में मेरी बात दरमियान से उचक ली। पिघल जाने की वजह से वो दोनों लाशें अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी हैं। इनमें से एक का नाम जैकब गैंडा और उस्ताद है, दूसरा अर्जुन है। आखिरी लम्हात पर उनके सितारों ने उनका साथ ना छोड़ा होता तो उनके बजाय वहां से मेरी बिगड़ी हुई लाश मिलती। उन्होंने मेरे चेहरे को इतनी बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया कि मेरी सूरत मसक होकर रह गई है।
शायद कई दिन तक भारत के लिए रवाना होने के काबिल ना हो सकूंगा। जोगिंदर ने मेरा पूरा बंदोबस्त किया था। मैंने सपाट लहजे में उसे बताया। शहर में कोई नई लहर नहीं चली, चारों वाकयात एक ही सिलसिले में जुड़े हुए हैं। जलाल की आवाज से इत्मीनान झलक रहा था। मुझे गुस्सा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे कराची में इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले सो रहे हों। इन्हें सर पैर का कुछ इल्म नहीं था। मुझे ये सुनकर सदमा हुआ कि उन्होंने तुम्हारे साथ बदसलूकी की। चेहरे पर कोई गहरा जख्म तो नहीं आया? जख्म कोई नहीं है, नील पड़े हुए हैं, कुछ कराचियां आई हैं और वर्म है, बस चेहरा बिगड़ा हुआ है। मैंने हंस कर कहा। मैंने जानबूझकर वो मार खाई थी। ऐसे चेहरे के साथ सफर किया तो मैं हर एक की निगाहों का मरकज बन जाऊंगा। जोगिंदर वाले वाकये की तफसीलात बताओ, वो तुम्हारे सामने कैसे आ गया? जलाल ने दोबारा जोगिंदर का जिक्र छेड़ दिया। वो खुद खम ठोक कर मैदान में नहीं उतरा था। इस तक पहुंचने में हमें दांतों पसीना आ गया था। जो गुमान तक नहीं था कि आखिरी सिरे पर उससे सामना होगा। बस हम छानबीन कर रहे थे। एक भंगन की मदद से उसका नाम सामने आया तो हमारे पास सोचने समझने का वक्त नहीं था। मैंने मौका जाया कि बगैर उसके घर में रिमोट कंट्रोल बम नस्ब कर दिया ताकि उसके कुछ सोचने समझने से पहले मामला निमट जाए। अपनी तमाम तर तशवीश के बावजूद जलाल इस मामले में दिलचस्पी लेने पर मजबूर था। भंगन के जरिए उकदा कुशाई की बात उसकी समझ में नहीं आ सकी। मेरी मुतद्दद वजाहतों के बाद पूरे हालात उसकी समझ में आए तो वो कायल हो चुका था कि मैंने जो फैसला किया इसमें किसी रद्दो बदल की गुंजाइश नहीं थी। जोगिंदर पाल को जिंदा छोड़ दिया जाता तो वो मेरे लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता था। उसे सबसे बड़ा यह फायदा हासिल था कि उसे मकामी मुजरमों का ताउन हासिल था। उस्ताद जैकब और अर्जुन की मौत की खबर मिलने के बाद वो हमारे खिलाफ किसी और को मैदान में उतार सकता था। मसला यह था कि सरकारी सतह पर जोगिंदर पाल की मौत के रद्द अमल का किस तरह सामना किया जाए। जब तक जलाल बेखबर था, कदरे बरहम और मायूस था, लेकिन तेजी से रूनमा होने वाले वाकयात के उलझाव से आगाह होने के बाद वो मेरी उस राय से मुंतफिक हो चुका था कि इस वाक़े पर गोल मोल और मुआज़त खाना रवैया ही वक्त का तकाजा था। अगर वो लोग अपनी सरजमीन पर किसी इश्तियाल के बगैर कोई जवाबी कार्रवाई करते तो उसे रोकना नामुमकिन था। जलाल इस बारे में पूरी तरह पुरयकीन था कि इन दिनों भारतीय सरजमीन पर कोई पाकिस्तानी खुफिया मिशन में मसरूफ नहीं था और ना ही कोई पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट कुछ तो खून के किसी अंदेशे से दो चार था। इसके बावजूद भारतीय कोई हरकत कर गुजरते तो वो मजबूरी थी। इस बारे में दूसरों, खासतौर पर अमरीकियों का क्या रद्द अमल है? एक तवील मुज़ाकरे के बाद मैंने जलाल से पूछा। कोई सरकारी तौर पर ऐसे वाकयात की हमायत और सरपरस्ती नहीं कर सकता। हम भी इस वाक़े की भरपूर मुजम्मत करेंगे। अभी ताज़ा तरीन वाक़या है। वक्त गुजरने के साथ दूसरों का रद्द अमल सामने आएगा। शायद अमरीकियों का रवैया ज्यादा सख्त होगा। वो कीना परवर हैं, मैंने हंसते हुए कहा। वो बोब राफेल वाला किस्सा बरसों तक न भूल सकेंगे। उसकी रिहाई के लिए अमरीकी सदर को बहुत खिफ़त और सुबकी उठानी पड़ी थी। जिमी और डेविड के मामले में भी उनका वो बुग़ज़ कार फरमा रहा। सख्त पाकिस्तानी जवाब ने उन्हें और भड़का दिया होगा। पाकिस्तान का जवाबी मुरासला एक शाहकार है। सारे सफारती आदाब को मलहूज रखते हुए ऐसे हकायक कलम बंद किए गए हैं कि अमरीकी ना छुटे होंगे। यहां तक लिख दिया गया है कि बाज़ अमरीकी एहलकारों की गैर जिम्मेदारी, नाअहली और अपनी हदूद से तजावुज की वजह से बेचारा अमरीकी सदर रात को अपनी मर्जी की नींद नहीं ले सका। उसे ऐसे बेहुदा अफसरों की खाल बचाने के लिए न वक्त है अपने आरामदेह बिस्तर से निकलकर दूसरे सरबराहान ममलिकत को फोन करना पड़ता है। यह वाकई हिम्मत का काम है, मैंने सताइशी लहजे में एतराफ़ किया। अमरीकी सदर ने फोन पर जुबानी गुफ्तगू करके वो किस्सा निपटाया था। मरासले के जरिए इस वाक़े को रिकॉर्ड का एक हिस्सा बना दिया गया। वो जरूर तिल मिला उठे होंगे और जोगिंदर पाल के वाक़े पर अपने दिल की भड़ास निकालेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आला सतह पर यह समझ लिया गया है कि हम कुछ भी कर लें, आने वाले चंद सालों तक अमरीकी सर्दमहरी बरकरार रहेगी। अमरीकियों की असल बरहमी हमारे जोहरी और दिफाई मंसूबों पर है। वो इन्हें गैर पैदावारी, गैर फलाही और बेमसरफ करार देते हैं। वो लोग छोटे छोटे मामलात में भी हमारी मुखालफत का मौका हाथ से नहीं जाने देते। उनसे किसी फलाह की उम्मीद रखना बेसूद है। बात हमारी मुखालफत पर ख़त्म नहीं हो जाती। वो हमारे सबसे बड़े हरीफ के हामी, मददगार और हम नवा बने हुए हैं। जिस दिन हमारे उस हरीफ के हौसले पस्त हो गए, बहुत कुछ समझ जाएगा। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ कि तुमने भारत जाने का इरादा कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया है। मैंने तुम्हारी रवानगी से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। मजबूरी है, मैं होश में था और मसलत की वजह से इन दोनों के थप्पड़ खा रहा था। तो मेरी हालत का अंदाजा लगा सकते हो। ऐसे बिगड़े हुए चेहरे के साथ मैं खुद भी तुम्हें भारत जाने का मशवरा नहीं दूंगा। जलाल ने जल्दी से कहा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम कब तक लाहौर आने के काबिल हो सकोगे। मैं अपनी मसरूफियात उसी हिसाब से पीछे कर लूंगा। मैं अब भी सफर के काबिल हूँ, मैंने जोर देकर कहा। भारत में लोग हैरत से मेरे जख्मी चेहरे की तरफ देखेंगे। लाहौर अपना शहर है, वहां इस बात की कोई परवाह नहीं होगी। हो सकता है कि मैं कल ही वहां पहुंच जाऊं। कल किस वक्त पहुंच रहे हो? उसने मुसर्रत अमेज लहजे में सवाल किया। मैं अपने आदमियों को हदायत दे देता हूँ। यह मेरा तयशुदा प्रोग्राम नहीं है। जब मूड हुआ लाहौर पहुंच जाऊंगा। किसी को जहमत देने की जरूरत नहीं है। अव्वल खान का ख्याल है कि मैं कराची में बैठकर अपना चेहरा सुधरने का इंतजार करता रहा तो किसी न किसी मामले में अपनी टांग अड़ाता रहूंगा। मुझे ये वक्त लाहौर ही में गुजारना चाहिए।
बिल्कुल आ जाओ। उसकी आवाज़ फराख दिलाना थी। इस तरह काम सुकून से और ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो जाएगा। बीवी को भी साथ लाने का इरादा है या प्रोग्राम में कोई तब्दीली हुई है? तब्दीली हुई है। बीवी के साथ वीरा भी आ रही है। अब हम 3 अफराद जाएंगे। मैंने उसका बहुत जिक्र सुना है। उसके किस्से बहुत से पाकिस्तानियों को शर्मसार कर सकते हैं। इस बहाने उससे भी मुलाकात हो जाएगी। उससे मिलकर तुम्हें खुशी होगी। वो ऐसी बुरी औरत नहीं है। मैंने कनखियों से वीरा की तरफ देखते हुए ऐसा गोल मोल जवाब दिया कि जलाल को किसी बेरब्ती का एहसास न हो, मगर वीरा तजब्जुब में पड़ जाए कि जलाल ने उसके बारे में क्या कहा है। तुम दुश्मनों की भीड़ में घुसने जा रहे हो। यह देख लेना कि इन दोनों की वजह से तुम्हारी उलझनों में इजाफा न हो जाए। दुश्मन कम ज़रफ़ हो तो औरत बहुत बड़ी कमजोरी और मजबूरी बन जाती है। कोई औरत कितनी ही दलेर क्यों ना हो, आखिर औरत ही होती है। यह बात मैंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। तुम लाहौर आओगे तो अपनी सी कोशिश भी कर लेना, ठीक है? प्रोग्राम तय हो जाए तो मुझे फ़ोन पर आगाह कर देना। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं मुनक़ता हो गया। जलाल से कोई नई बात नहीं हो सकी थी। मुझे भारतीयों की तरफ से बदतरीन रवैये की तवक्का थी। इन्होंने जो कुछ किया था वो मेरे अंदाजे से कम था। जोगिंदरपाल की मौत और मारुति की खुदकुशी के बाद यूं महसूस हो रहा था जैसे एक मुद्दत से रुन्मा होने वाले वाक़यात का सिलसिला यकायक खत्म हो गया हो। मैदान में हमारे सामने कोई हरीफ नहीं था। हमारे बारे में सीना ब सीना गर्दिश करने वाली मालूमात का सिलसिला जोगिंदरपाल की ज़ात पर आकर रुक गया था। यूं तो भारतीय सीक्रेट सर्विस राह के लिए काम करने वाले और अमरीकी एजेंट हम सब के लहू के प्यासे थे, लेकिन उनके पास हमारे नामों के सिवा कोई सुराग नहीं था। फ़ोन नंबर की सूरत में जो सुराग मेजर बख्शी तक पहुंचा था वो उसके सीने में दफन हो गया था। जोगिंदर उस कड़ी के आखिरी सिरे पर था। उसे शायद वो फ़ोन नंबर भी मालूम नहीं था, मगर वो रवि के अस्पताल की निगरानी के जरिए खुशकिस्मती से मुझे हरासा करने में कामयाब हो गया था। जोगिंदरपाल मेरा खुला दुश्मन था। मारुति एक मुश्तबा हलीफ थी। वो दोनों ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मैंने अपने जहन पर खासा जोर दिया, लेकिन माजी में पेश आने वाले किसी एक वाक़े को दूसरे से अलग नहीं समझ सका। सब कुछ एक तसलसल के साथ होता चला आ रहा था। बस इसमें जरा सी गुंजाइश ये थी कि रुस्तम ईरानी और पंडित मनोहर लाल को किसी हद तक एक नया मोड़ करार दिया जा सकता था। रुस्तम से हमारी मुलाकात ओब्रायन डिसेंट के बारे में हुई थी। ये उकदा बहुत बाद में खुला कि बज़ाहिर सबसे अलग थलग रहकर साफ सुथरे अंदाज में काम करने वाला रुस्तम ईरानी भी उसी थैली के चट्टे बट्टों में शामिल था, और ओब्रायन को महज इसलिए नापसंद करता था कि वो सख्त गिर और खुद पसंद था। अपने सामने रुस्तम की दाल नहीं गलने देता था, और यह बात रुस्तम जैसे जह परस्त को बिल्कुल पसंद नहीं थी। रुस्तम ईरानी मजहब के एतबार से बेहाई और पेशा वाराना तौर पर इसराइल सीक्रेट सर्विस मोसाद से करीब तर था। वो ख़त्म हुआ तो एहतजाजी बयानात के तूफान में अकरम इलाही की फ्रीडम इंटरनेशनल नजरों में आई, जिस पर अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन सरमायाकारी कर रही थी। फ्रीडम के मामलात कुरेदे गए तो हैदराबाद में कायम सहरा नामी NGO का नाम सामने आया। इसका करता धरता मुराद ज़रीफ था। इन दिनों प्रेस में NGOs की ज़ेरे ज़मीं मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के बारे में बहुत कुछ छप रहा था। फ्रीडम इंटरनेशनल और सहरा के मामलात की छानबीन के दौरान में पता चला कि वो सब अफसाने नहीं थे। गैर सरकारी सतह पर चलाए जाने वाले बहुत से नाम निहाद फलाही इदारे मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस थे, और इनके खिलाफ एक अलग और खुसूसी ऑपरेशन की जरूरत नागुज़ीर हो चुकी थी। शायद हम लोग भी ऐसे इदारों की बेख कुनी में लग जाते, लेकिन जब मकामी मोहरों को कठपुतली की तरह नचाने वाले इंडियन कमांडो कृष्ण कुमार का नाम सामने आया तो हमारी सारी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल होगी। NGOs वाला मामला जहां था वहीं रह गया। हम बाहर के दुश्मनों से लड़ लड़ कर हलकान हुए जा रहे हैं। आसीन में पलने वाले सांपों को हमने खुली छूट दी हुई है। जब गुफ्तगू का सिलसिला मुतअद्दिद नामों से होता हुआ NGOs पर अटक गया तो सुल्तान शाह कदरे बरहम हो गया। जब तक अंदर से ऐसे सहारे ना मिले बाहर वाले कामयाब नहीं हो सकते। गजाला ने उसकी तायद की। अवाम की इज्तिमाई कोशिशों से इस्लाह और फलाह व बहबूद का नारा ज्यादा पुराना नहीं है। मगरिब में यह नजरिया 70 के अशरे में राइज हुआ था। हमारे यहाँ तो अभी ये बिल्कुल नया है। इसकी बुनियादें भी मुस्तहकम नहीं हुई हैं, मगर बैरूनी तकरीब कारी रोज़े अव्वल से हमारा मसला रही है। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि इस सिलसिले में NGOs बेकसूर हैं, इनको खुली छूट दे देनी चाहिए? सुल्तान शाह ने चीख कर कहा। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने हल्के से तंज से जवाब दिया। मेरी अर्ज इतनी है कि सारा जोर इन पर ना दो। सिर्फ वही कसूरवार नहीं है। तुम ये जरूर कह सकते हो कि पहले बेजमीर लोग अपने मुल्क और अपनी जमीन से इनफरादी गद्दारियां करते थे और चोरों की तरह छुपते फिरते थे। अब इनके सीने के बंद खुल गए हैं। अकरम इलाही, मकबूल चौधरी और मुराद ज़रीफ जैसे लोग सीना तान कर घूमते हैं। वो खुद ही नहीं बिकते, अपने सादा लू रजाकारों तक का सौदा कर लेते हैं। ऐसे लोगों की मदद से दुश्मनों को अपनी तखरीबी सरगर्मियां जारी रखने के लिए मुनज़्ज़म और बाकायदा प्लेटफार्म मुयस्सर आ जाते हैं।
तुम खुद अपनी बात की तरदीद कर रहे हो। क्या यह कोई छोटा जुल्म है? एक शख्स और एक टीम में बहुत फर्क होता है। आपने 3 नाम लिए, इन तीनों में से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं है। सुल्तान शाह की बात पूरी होती गजाला बोलने लगी। इन्हें आज़ादी हासिल थी तो रुस्तम ईरानी के वाक़े पर फ्रीडम इंटरनेशनल के एहतजाजी बयान बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ छपे थे। आप लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हुए तो उनके एहतजाज के गुब्बारे से सारी हवा निकल गई। वो आज तक दोबारा सर नहीं उठा सके।